लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में ब्रिटिश राजशाही के भविष्य पर एक दिलचस्प और व्यंग्यात्मक चर्चा की गई है। लेखक ये सवाल उठाता है कि क्या अब कोई राजा सच में राज करेगा या ब्रिटेन की ये परंपरागत व्यवस्था बस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेख की शुरुआत नॉर्वे की राजकुमारी मार्था लुईस और उनके अमेरिकी पति, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड शैमन ड्यूरेपरेट की कहानी से होती है, जो पश्चिमी शाही परिवारों के उस पुराने संकट की ओर इशारा करती है। उन राजघरानों का क्या किया जाए जो राजा या रानी नहीं है। लेखक कहता है ब्रिटेन की मौजूदा हालत उस सवाल को और गहरा बनाती है। राजकुमार एंड्रयू का उदाहरण देता है, जिन्हें जेफरी एप्स्टीन मामले के बाद बिना किसी मुकदमे के सभी शाही उपाधियों से वंचित कर दिया गया। ये दिखाता है कि आज की औपचारिक राजशाही में शक्ति नहीं बची, बस परंपरा का बोझ रह गया है। फिर लेखक आगे बढ़कर एक कल्पना करता है कि क्या कभी कोई शाही सदस्य फिर से पुरानी शैली में राजनीति करने की कोशिश करेगा। क्या किसी राजकुमार या राजकुमारी में इतनी महत्वाकांक्षा होगी कि वो सिर्फ औपचारिक चेहरा बनने से इनकार कर दे। लेकिन जवाब में वही निष्कर्ष निकलता है, शायद नहीं। अब ये राजशाही धीरे धीरे इतिहास बन जाएगी, बिना किसी नाटकीय अंत के, बस एक विम्पर्स के साथ। लेख का सबसे अहम तर्क ये है, अगर ब्रिटिश राजशाही खत्म होगी तो वो किसी आधुनिक सुधार की वजह से नहीं, बल्कि ब्रिटेन की सामाजिक और आर्थिक टूटन की वजह से होगी, जहां पहचान, धर्म और वर्ग की रेखाएं इतनी गहरी हो गई हैं कि कोई एक प्रतीकात्मक राजा उस एकता का प्रतीक नहीं रह सकता। लेख में ब्रिटिश लेखक विल लॉयड के हवाले से कहा गया है कि चार्ल्स तृतीय आज के फ्रांस जोसेफ की तरह हैं। वो बुजुर्ग सम्राट जिन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी को बिखरते देखा था, आज का ब्रिटेन भी वैसे ही दिशा में जा रहा है। यानी द न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख ये याद दिलाता है कि ब्रिटिश ताज अब सत्ता नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। और जब प्रतीक की प्रासंगिकता खत्म हो जाती है तो राजशाही का अंत भी बस समय की बात रह जाता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में बढ़ती जलवायु तबाही और उससे जुड़ी अन्यायपूर्ण असमानता पर गहरी चिंता जताई गई है। अखबार कहता है, जैसे जैसे तूफानों की ताकत और उनकी रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे जलवायु संकट का अन्याय और ज्यादा साफ नजर आने वाला है। हाल ही में कैरेबियन में आया हरिकेन मेलिसा और एशिया में टाइफून कलमेगी ने सैकड़ों लोगों की जान ली, हजारों को बेघर कर दिया। सिर्फ जमैका में ही तबाही इतनी बड़ी है कि प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने कहा, नुकसान पूरी जीडीपी का एक तिहाई है। संपादकीय कहता है ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मानव निर्मित असमानता का नतीजा है। वो देश जो जलवायु परिवर्तन के लिए आज सबसे कम जिम्मेदार हैं, जैसे कैरिबियन या दक्षिण एशिया के छोटे द्वीपीय देश, वही आज इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। जबकि अमीर और औद्योगिक देश, जो असल में ग्रीन हाउस गैसें छोड़कर इस संकट को पैदा कर चुके हैं, उनकी मदद के वादे अब भी अधूरे हैं। लेख में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेश के बयान को उद्धृत किया गया है। उन्होंने कहा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करना एक नैतिक असमानता है, लेकिन इसके बावजूद इसके ब्राजील में होने जा रहे COP30 सम्मेलन से किसी ठोस कदम की उम्मीद नहीं की जा रही। लॉस एंड डैमेज फंड नाम का जो अंतर्राष्ट्रीय कोष बना था ताकि प्रभावित देशों को राहत मिले, उस पर भी अमल नहीं हुआ। गार्जियन कहता है, ब्रिटेन ने जमैका को 7.5 मिलियन पाउंड की मदद देने का वादा किया है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा है। ये संकट सिर्फ एक देश का नहीं, बल्कि वैश्विक न्याय का सवाल है। क्या अमीर देश अब भी ये समझेंगे कि उन्हें ना सिर्फ प्रदूषण कम करना है, बल्कि जिन देशों को उन्होंने इस संकट में धकेला है, उनकी मदद की जिम्मेदारी भी उठानी है। संपादकीय का सीधा संदेश यही है, जलवायु संकट
अब भविष्य की चेतावनी नहीं, वर्तमान की हकीकत है। और जब तक दुनिया इस अन्याय को स्वीकार कर उसका बोझ बराबरी से नहीं बांटेगी, तब तक ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ तापमान नहीं बढ़ाएगी, ये असमानता और नैतिक विफलता को आग को और भी तेज करेगी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में नाइजीरिया की बढ़ती हिंसा, अमेरिकी दखल की धमकी और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई है। लेख बताता है कि नाइजीरिया के मिडिल बेल्ट यानी मध्य क्षेत्र में वर्षों से चल रहा संघर्ष अब बेहद खूनी रूप ले चुका है। यहाँ अक्सर मुस्लिम फुलानी चरवाहों और ईसाई किसानों के बीच संसाधनों, जमीन और पानी को लेकर झड़पें होती हैं, जिनमें अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इस हिंसा को धर्मयुद्ध कह देना लेख के मुताबिक बहुत सतही समझ है। हाल ही में आई हिंसा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया पर ईसाई नरसंहार का आरोप लगाया और यहां तक कह दिया, अगर ये नहीं रुका तो अमेरिका गन्स ब्लेजिंग यानी हथियारों के साथ नाइजीरिया पर हमला करेगा। लेकिन नाइजीरिया के लोग और विशेषज्ञ इसे सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है ये संकट बहुस्तरीय है, इसमें धर्म के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी, बेरोजगारी, गरीबी और सरकारी नाकामी जैसे कई कारक जुड़े हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति टिन्बू ने साफ कहा है कि देश को धार्मिक असहिष्णुता के रंग में पेश करना गलत है। वहीं जमीन पर हिंसा झेल रहे लोग भी अमेरिकी हस्तक्षेप नहीं चाहते। उनका कहना है विदेशी सेना के आने से हालात और बिगड़ सकते हैं। लोगों की मांग है कि सरकार अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करे, दोषियों को सजा दे और समुदायों के बीच संवाद बढ़ाए। लेख में यह भी बताया गया है कि स्थानीय समाधान ही सबसे असरदार होंगे, जैसे समुदाय आधारित शुरुआती चेतावनी प्रणाली, धर्मों के बीच बातचीत और स्थानीय मध्यस्थता कार्यक्रम। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ बंदूक से शांति नहीं आएगी, असली काम है असमानता, गरीबी और बदइंतजामी को दूर करना। अल जजीरा का संदेश साफ है, नाइजीरिया की हिंसा को ईसाई बनाम मुसलमान की लड़ाई समझना गलत है। ये असल में संसाधनों, शासन और असमानता की जड़ में फंसी समस्या है, जिसका हल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ही निकलेगा। डॉन में प्रकाशित लेख में पाकिस्तान के महान दार्शनिक और कवि मोहम्मद इकबाल की सोच को मानवता के दर्शन के रूप में समझाने की कोशिश की गई है। लेखक बताते हैं कि इकबाल का पूरा दर्शन इंसान को केंद्र में रखकर एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करना है, जहां इंसानियत, बराबरी, आजादी और एक दूसरे के प्रति सम्मान सबसे बड़ी कसौटी हो। लेख कहता है, इकबाल का मानना था इंसान में अनंत संभावनाएं हैं। वो रचनात्मक, नैतिक, राजनीतिक और बौद्धिक रूप से खुद को लगातार बेहतर बना सकता है, बशर्ते समाज उसे बराबरी, स्वतंत्रता और इज्जत दे। अगर समाज दमन, भेदभाव, गरीबी या अपमान फैलाए तो इंसान का विकास रुक जाता है। इसी सोच से आगे चलकर ह्यूमन डेवलपमेंट का विचार पैदा हुआ, जिसे बाद में महमूद उल हक और अमर्त्य सेन जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाया। लेखक ने अफसोस जताया है कि पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया ने इकबाल की उस सोच को गंभीरता से नहीं अपनाया। आज जब समाज संकीर्णता, सांप्रदायिकता और असहिष्णुता से जूझ रहा है, तब इकबाल का यह संदेश पहले से ज्यादा जरूरी है कि इंसानियत को जात, धर्म या सरहद से ऊपर रखो और शिक्षा, संवाद और न्याय को आधार बनाकर एक ऐसा समाज बनाओ जहां हर इंसान की इज्जत हो। यानी डॉन का ये लेख हमें याद दिलाता है कि इकबाल सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो इंसानियत के शायर थे और उनके शब्द आज भी हमें बताते हैं कि असली तरक्की तब होगी जब इंसान इंसान को इंसान समझे। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On